All right, welcome back, Gurnoor and Yashvi. So this is the third class of moving charges and magnetism. और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि एक फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन वाली चीज देखना पहले क्योंकि ज्यादा आसान है। तो राइट हैंड पाम रूल को यूज करके हम देखेंगे कि अगर मैंने अपने राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखा, देन माय फिंगर्स वुड बी कर्लिंग इनसाइड द पेपर। पी की तरफ माय फिंगर्स वुड बी कर्लिंग इनसाइड द पेपर। दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हेयर वुड बी इक्वल टू इनटू द पेपर। और अब उसके बाद आ जाता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो इसमें हमने डायरेक्शन को पहले सॉर्ट आउट कर लिया कि डायरेक्शन कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमको सॉर्ट आउट करना है दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, ये पी पॉइंट से ना इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ तो मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड ए मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस लेंथ इज ए। तो अब इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी यहां पे, दिस मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द वायर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए मल्टीप्लाइड बाय, अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार ये फाई वन फाई टू क्या है, कहां पे है ये फाई वन फाई टू, कहीं दिख नहीं रहा डायग्राम में। सो व्हाट फाई वन इज, पी से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, लेट्स से पी क्यू। तो इस लाइन से इफ यू स्टार्ट गोइंग ऊपर की तरफ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सो फ्रॉम पी क्यू टू पी ए, ये जो एंगल कवर हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज फाई वन। जो हमारी फाइनाइट वायर है, अब तुमको फीलिंग आ गई होगी कि हमने लेंथ क्यों नहीं कंसिडर की अपने फॉर्मूला में। क्योंकि लेंथ की जरूरत नहीं है, लेंथ को हम एंगल से हम कवर कर लेंगे लेंथ को। सो ये वाला हमारा एंगल है फाई वन, और सिमिलरली नीचे एक तुम्हारी लेंथ बनेगी एंड दिस एंगल इज फाई टू। सो ए बी लेंथ अगर है तुम्हारी, तो जो भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सीधा सीधा। फिर उससे ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, जो फाई वन एंगल है, दिस फाई वन एंगल परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज चलेगा ये ए पॉइंट की तरफ। जो तुम्हारा फाई टू एंगल है, ये परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा बी पॉइंट की तरफ। ये इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में उन्होंने उल्टा करके दे दिया, मान लो कि मतलब मेरे को फाई वन को पता करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है, तो तुमको अलग कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सो फाई वन तुम्हारा एंगल आएगा परपेंडिकुलर से ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, फाई टू एंगल आएगा परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ऑल गुड प्लीज। ठीक है सब, यशवी, गुरनूर। सो नाउ व्हाट विल डू इज, एक फॉर्मूला लिख लो यार पहले तो 2-3 मिनट लगा के, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। और ये वाली चीज भी नोट कर लेना कि जो फाई वन एंगल है, दिस फाई वन एंगल हैज टू बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाई टू एंगल हैज टू बी इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले इतना तुम नोट कर लो, फिर हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज तुमको आनी चाहिए। सो यू नो व्हाट म्यू नॉट इज, म्यू नॉट इज 4 पाई
into 10 raised to the power -7। इसके यूनिट्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा टेस्ला, टेस्ला के ऊपर आ जाएगा मतलब योर दिस थिंग मीटर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एम्पेयर। तो इसके यूनिट्स वुड बी इक्वल टू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पेयर। 5152 तुमको पता चल गया। ठीक है जी, क्वेश्चन करें एक सिंपल सा। सो तुम मान के देखो कि यहाँ पे मान लो करंट कैरिंग वायर, इतनी लेंथ है इसकी, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर। यहां पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट का जो ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे उसका डिस्टेंस है 10 मीटर, और जो नीचे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, और जो ऊपर यहाँ पे दिस एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, find magnetic field at P due to this wire। सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। ओके, एनीवन? फॉर्मूला लगाना सिंपल तुमको यार, हो गया? चलो जी हम करें इसको। सो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था? सो फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए। सो यू कैन से दिस इज म्यू नॉट बाय 4 pi multiplied by I upon A into sine of phi 1, which is equal to 60 degrees, plus sine of 30 degrees. So mu naught is 4 pi into 10 raised to the power -7. 4 pi से कट जाएगा, this is 10 raised to the power -7। इसमें current flow कर रहा है 2 ampere upon this is 10 meters, and then we have sine 60 is √3/2 and sine 30 is 1/2। तो मतलब कि 1/2 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, और इसके अंदर वी कैन हैव √3 + 1 2 2। दिस इज 1.73 + 1 which gives me 2.73 into 10 raised to the power -8 Tesla।
So magnetic field at this point P due to this current carrying wire is 2.73 into 10 raised to the power minus 8 Tesla and the direction is into the paper. ठीक है ना यार, समझ में आ गया? प्लीज थम्स अप दे दो, समझ में आ गया तो. Okay, I want you to solve these questions by yourself. In case तुम लोग नहीं कर रहे हो, please start doing these questions. Like, don't be a spectator in this class, because physics is like, physics and mathematics is like only when you start writing, you would get a feel of it, huh? तो एक और क्वेश्चन करते हैं. तो मान लो तुम्हारे पास एक वायर है. So let's say the length of the wire is 10 meters. Okay. तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, that current is I, और तुमको वैल्यू दे रखी है I is equal to 10 एम्पेयर, और एक पॉइंट तुमको दे रखा है कहीं पे P पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो P पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर, इस तरफ है कहीं P पॉइंट. ठीक है. तो कुछ प्रॉपर्टीज थी P पॉइंट से. जब तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, जब इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ थी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम P पॉइंट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वाज 5 मीटर, और वो एग्जैक्टली AB वायर के मिड पॉइंट पे जाके टच करने लगा. AB का जो एक मिड पॉइंट था Q, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर Q पे आके टच कर रहा था. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P. Find the magnetic field at point P. क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो. जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, एक तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ 5 मीटर थी, और उसके बाद वो जो परपेंडिकुलर था वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर रहा था वायर को. सर लेंथ कितनी है? 10 मीटर भाई. सो वायर दी लेंथ है 10 मीटर, ते परपेंडिकुलर दी लेंथ है 5 मीटर. So this is 10 meters. सबसे पहले तो Q पॉइंट को टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा. परपेंडिकुलर की लेंथ है 5 मीटर. बेसिकली यहाँ पे phi1 और phi2 नहीं दिया गया, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री से phi1 phi2 क्या है.
कैन एनीवन हेल्प मी विद फाइव वन एंड फाइव टू? किसी को फाइव वन फाइव टू का आइडिया लगा कि फाइव वन कितना होगा, फाइव टू कितना होगा, इसमें एंगल्स कितने कितने आ जाएंगे? सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर क्यू ए बी का मिड पॉइंट है तो ये साइड हो जाएगी 5 मीटर और ये साइड भी हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है ना. टोटल 10 थी तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5. अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं. B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू. तो यहाँ पे हमको म्यू नॉट बाय ए की वैल्यू तो पता है, आई भी पता है, 10 एम्पियर पता है ना आई करंट, और ये ए भी पता है 5. फाइव वन फाइव टू नहीं पता यार. व्हाट विल बी दीज एंगल्स फाइव वन एंड फाइव टू? 45. Okay, 45, because this angle is 90 degrees. ये side इस side के equal है, so this angle would be equal to 45 and this angle would also be equal to 45. तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा mu naught by 4 pi is equal to 10 raised to the power minus 7. Current is 10 and side is 5 multiplied by sine 45, which is equal to 1 by root 2. So 1 by root 2 plus 1 by root 2. This will be equal to, इसको हम एक काम करते हैं, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. So 1 by root 2 plus 1 by root 2 is equal to 2 by root 2, which is equal to root 2. ठीक है, root 2 आ जाएगा ना ये. So ये बन जाएगा 2 और अंदर आ गया तुम्हारे पास root 2. So this is 2 root 2 into 10 raised to the power minus 7, which is equal to 2.82 into 10 raised to the power minus 7 Tesla. ठीक है जी, हो गया. अब एक चीज सोच के देखो यार. अब अगर मैं एक काम करूं, मान लो यहाँ पे ये जो AB की लेंथ है ना, थोड़ा सा AB की लेंथ को मैं बढ़ा दूं. लाइक मैं वायर यहां तक ले गया और नीचे से वायर मैं यहां तक ले गया, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, तो मेरा पूरा का पूरा डिफरेंस क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड में? बेसिकली ये फाइव वन जो एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 46 डिग्री हो गया ना. सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी फाइव टू एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है ना. अगर मैं लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा दूं ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा, ऊपर वाला भी एंगल और बढ़ जाएगा. अगर मैं वायर की लेंथ थोड़ी और बढ़ा दूं, बाकी सारी चीजें सेम ही है. देखो म्यू नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है 5 मीटर. अगर फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ 5 1 और 5 2 पे फर्क पड़ रहा है. मतलब कि जैसे जैसे हम वायर बढ़ाते जाएंगे 5 1 और 5 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तुम सोच के देखो, एक टाइम आ गया कि तुमने वायर को बढ़ाते 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 इनफाइनाइट कर दिया, तो ये एंगल 45 से बढ़ता 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 एंगल बन जाएगा ये 90 डिग्री. सोचो, बिल्कुल ही अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी तो ये तुम्हारी लेंथ बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ऊपर जाएगी ये वायर. यहां से ये एंगल इस तरह से बनेगा. सो दिस एंगल विल आल्सो बिकम 90, दिस एंगल विल आल्सो बिकम 90. क्या ये हम इमेजिन कर पा रहे हैं? दोनों एंगल्स 90 बन जाएंगे अगर मेरी तार इनफाइनाइट डिस्टेंस की होगी. Yes, so phi 1 and phi 2 will become equal to 90 degree for an infinite current carrying wire. Let's note this down. So हमको ये नोट करना पड़ेगा. For infinite wire, phi 1 is equal to phi 2 is equal to 90 degree. Okay, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं.
मान लो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मैं पेज की लिमिटेशन की वजह से इसको बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन तुम मान लो ये इनफाइनाइट है, ये पूरा एक्सटेंड होती है ऊपर तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। तो इस वायर से यहां पे 10 मीटर पे what will be the magnetic field at a point P? So this magnetic field will be equal to, please एक मिनट लो, इसको कर दो 2 into 10 raised to power minus 7. 2 into 10 raised to the power minus 7. Very good. Because this is mu naught by 4 pi into current upon perpendicular distance into sine of phi 1, which is equal to 90 degrees, plus sine of phi 2, which is also equal to 90 degrees. So mu naught by 4 pi आ गया 10 raised to the power minus 7. करंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है, आई ए के साथ कट जाएगा, sin 90 is 1, sin 90 is 1, so this would be 2 into 10 raised to the power minus 7 Tesla, and the direction would be into the paper. ठीक है जी। So ये तो हो गया इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तुमने छोटे होते ज्योमेट्री में, जब हमें ज्योमेट्री सिखाना स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में, तो हमें एक चीज पढ़ाई गई थी, हमें सबसे पहले बोला गया कि यार एक चीज होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज विच इज फाइनाइट ऑन बोथ एंड्स, कि मतलब यहां पे भी उसका एंड है, यहां पे भी उसका एंड है, ए टू बी। फिर हमें एक चीज सिखाई गई कि लाइन, लाइन मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट जाती है दोनों तरफ, मतलब दिस इज एन इनफाइनाइट वायर। फिर एक तीसरी चीज भी थी ना जिसको हम बोलते थे रे। अब रे का क्या सीन है, रे एक साइड से तो फाइनाइट है, दूसरी साइड पे इनफाइनाइट है। ओके, तो तुम सोच के देखो यहां पे एक रे है, सो वी हैव अ करंट कैरिंग रे, इधर वो इनफाइनाइट है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, और यहां पे यू हैव सम पॉइंट P which is a perpendicular of 10 meter from that, और ये जो एंगल नीचे बन रहा है दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो तुम्हारे इस केस में क्या होगा ऊपर, सो नाउ दिस इज अ सेमी फाइनाइट। अब ये जो है ये रे है, ये एक सेमी फाइनाइट वायर होगी, नीचे से तो ये फाइनाइट है, ऊपर से ये पूरा एक्सटेंड होती है, तो नीचे वाला एंगल तो हम अकाउंट फॉर करेंगे sin 30, ऊपर वाला एंगल तुम्हारा बन जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड दिस वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन ए, जो कि कट जाएंगे आपस में, देन यू हैव साइन ऑफ 90 degrees, that is phi 1, plus sine of 30 degrees. So this would be equal to 10 raised to the power minus 7, I a आपस में कट गया, multiplied by 1 plus 1 upon 2. So this would be equal to 1.5 into 10 raised to the power minus 7 Tesla, and this is into the paper. So, sir, 30 degree to 90 degree ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? Basically ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, so that you can get a feeling of being infinite. Let's say this is an infinite wire. अच्छा, आ जेड़ा 30 degree से, this was given to me. Okay, so this was given in the question that this P has an angle of 30 degree with the lower point. So 30 degree was given, 90 degree ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, because this wire was infinite. Now just imagine ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ point ਹੈ, for this point you draw a perpendicular, let's say this distance is 10, ਤਾਂ ਇਸ point ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ angle ਬਣਾਵਾਂਗੇ towards infinity, so this angle is almost equal to 90 degree, right? ਹੁਣੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 90 degree ਦੇ close ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਜਮਾਂ ਵਾਇਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ then this angle would definitely become equal to 90 degree.
ठीक है, नाउ दिस वाज जो दोनों साइड से इनफाइनाइट वायर है, सो इवन दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू 90 degree. Now, but if the wire is only infinite on one end, kale idro infinite hai wire. So from this end, wire is finite. So we'll take this distance as A. Then angle apanu ditta gaya hoga. This is phi 2, and this angle would be equal to, once again, equal to 90 degree because the wire is extending infinite on the other end. ठीक है जी गुरनूर? Yes. Okay. So this was pretty much what I wanted to discuss. एक और चीज हम देखते हैं आज की क्लास में कि अगर इसकी एक्सिस पे ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, लेट्स से एक फाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है P, तो अब तुमको निकालना आ गया किस तरह से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो पॉइंट P तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, यहाँ इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। लेट से तुम्हारा जो पॉइंट दे रखा है वो यहीं पे है, इसकी एक्सिस पे ही है, तो इसकी एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो इसकी एक्सिस पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसकी एक्सिस पे ही अगर कोई पॉइंट है और एक्सिस पे उस पॉइंट पे तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. Okay, so you can note this down that magnetic field due to a current carrying wire at any point on the axis of wire, मतलब कि जहां पे वायर फ्लो कर रही है उस एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट है is always 0. जो करंट कैरिंग वायर है उस वायर के ऊपर या फिर ऊपर एक्सटेंड कर दो या नीचे एक्सटेंड कर दो, इस वायर के ऊपर कहीं भी अगर कोई पॉइंट है वहां पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ऑलवेज 0. ठीक है जी, अगली बात करें हम अपनी। सो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एवरीथिंग इज गुड सो फार, प्लीज गिव मी अ थम्स अप बोथ ऑफ यू। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है जी। सो अब अगली चीज करते हैं, मान लो यहाँ पे एक टेबल पड़ा है, अब मैं किस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो एक टेबल पड़ा है, टेबल को मैंने इस तरफ पुश करना स्टार्ट कर दिया 10 न्यूटन, और किसी बंदे ने उसको इस तरफ पुश करना स्टार्ट कर दिया 20 न्यूटन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनली ये टेबल किस तरफ जाएगा, तो हम एंगल वैंगल निकाल के 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे। वेक्टर रिजल्टेंट निकाल के एक डायरेक्शन आएगी और एक वैल्यू आएगी फोर्स की, रिजल्टेंट फोर्स। उस डायरेक्शन में ये टेबल घूमेगा, उस डायरेक्शन में ये टेबल मूव करेगा, करेक्ट? उस डायरेक्शन में ये टेबल मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि अगर दो फोर्सेस हैं वेक्टर क्वांटिटीज, हमें उनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ रहा है। लेकिन तुम सोच के देखो, एक और टेबल है, मैंने इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया इधर 10 न्यूटन, किसी और बंदे ने भी उसको इधर ही पुश करना स्टार्ट कर दिया 20 न्यूटन। तो अब हम इसको उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से हम आम ऐड करते हैं, एनी स्केलर क्वांटिटी 10 plus 5, 10 mangoes plus 20 mangoes is equal to 30 mangoes, सीधा सीधा मैथमेटिक्स। सिमिलरली क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही थी, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं 10 न्यूटन और 20 न्यूटन इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो तुम मेरे को बोल सकते हो कि यार तुमने फॉर्मूला तो लगाया नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, फॉर्मूला लगाओ अपना। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, रिजल्टेंट क्या होता है दो वेक्टर्स का, रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा।
अगर दोनों वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री. So theta becomes 0 and cos of theta becomes 1. So this resultant would be equal to under root of a square plus b square plus 2ab. Cos of theta is 1. So this is under root of a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square. a plus b का स्क्वायर फिर अंडर रूट, मतलब कि a plus b आ गया. तो a और b का रिजल्टेंट बेसिकली सीधा सीधा स्केलर की तरह ऐड हो जाएगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है. ठीक है. सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी जगह पे कोई वायर पड़ी है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से 10 एम्पेयर, और उस करंट की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है लेट्स से 100 टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर. और यहां पे एक दूसरी वायर जा रही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर. इसकी वजह से भी यहां पे अगर तुम राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो इसकी वजह से भी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इनटू द पेपर, एंड लेट्स से इसकी वजह से आ गई 50 टेस्ला. तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिंपली इक्वल टू B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स की इंडिविजुअल सेम डायरेक्शन है. तो हम इनको सिंपली स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी, अंडरस्टूड, वेरी इजी नो. अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट होती, मान लो एक होती इनटू द पेपर, एक होती आउट ऑफ द पेपर, तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं तो हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड्स को माइनस कर देते. मान लो एक वायर की वजह से हमारी आ रही होती इनटू द पेपर विच इज 100 टेस्ला, दूसरी वायर की वजह से आ रही होती आउट ऑफ द पेपर विच इज 70 टेस्ला, तो हम बोलते द मैग्नेटिक फील्ड इज 30 टेस्ला. 100 minus 70, 30 टेस्ला which is into the paper. ठीक है जी, simple enough. So what we are going to do now is हम कुछ questions note करेंगे. ठीक है, अभी हम कुछ करेंगे इसके questions, and you will have to do these questions as your homework. And the first question that you have to do is, पहला question क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक square है. So you have A, B, C, D. और ABCD में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर. तो यही जो 10 एम्पेयर करंट है वो इधर जाएगा आगे, यही 10 एम्पेयर करंट यहाँ पे जाएगा, यही 10 एम्पेयर करंट यहाँ पे जाएगा, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ABCD के बीच में. ठीक है, और ये इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है O. सो AB इज इक्वल टू 10 मीटर्स. AB is equal to 10 meter. The question is find magnetic field at O due to current carrying square ABCD. करंट कैरिंग स्क्वायर ABCD की वजह से, करंट कैरिंग स्क्वायर ABCD की वजह से O पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लिख लिया, फोटो वोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सो विद दिस एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन. सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2.
ABC is an equilateral triangle with side equal to L. अब इसका तुम्हें जेनरिक करना पड़ेगा, ठीक है। साइड है मान लो इसकी L, चलो जेनरिक नहीं करते, तुम प्रॉपर कर लो, ठीक है। विथ साइड इक्वल टू 10 मीटर्स, दिस इज 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो A से B की तरफ फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर, और यही वाला करंट तुम्हारा BC में जाएगा, यही वाला करंट तुम्हारा CA में जाएगा, मतलब यही वाला करंट आगे आगे फ्लो करेगा 10 मीटर, 10 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर। बेसिकली दिस करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। तुम्हें पता करना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। मेरे को थम्स अप दे देना जब तुमने लिख लिया या फिर फोटो ले ली। Then we'll write the last question. Gurnur, लिख लिया? Then we'll write the last question, and the last question is एक 100 मीटर की वायर है, 100 मीटर की वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 100 मीटर की वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट इज लेट्स से A, नीचे वाला पॉइंट इज B। नीचे वाला जो पॉइंट है इससे यहाँ पे 10 मीटर पे एक पॉइंट है P। बताओ इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो तुमको इफ यू कैन, अगर तुम्हारे पास अभी 10 मिनट का टाइम है, यू कैन डू इट राइट नाउ, और इसको तुम सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, एंड देन वी कैन मीट टुमारो मॉर्निंग। यशवी, आर वी कमिंग इन द मॉर्निंग 9 AM अगर मौसम ठीक रहा तो? ओके, ट्विंकल इज आल्सो कमिंग विद यू? Yes. ओके 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 ओके, साउंड्स गुड। ठीक है जी, तो अगर कल इफ द वेदर अलाउज देन हम कल मिलेंगे। ओह, वी हैव सम, oh, so we have some answers in the chat. Sir, angle 45 degree. Sorry यार, मैंने chat वाले questions मिस कर दिए। तो ओके, एनीवेज वो वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया अभी। सो ये जो 3 हमने क्वेश्चंस लिखे हैं आज, अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है, यू कैन डू इट राइट अवे एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, एंड देन इफ एवरीथिंग इज ओके, हम कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। और अगर किसी कंडीशन की वजह से सुबह 9 बजे क्लास नहीं होती है बिकॉज ऑफ रेन और समथिंग, फिर हम क्लास करेंगे कल सेम टाइम शाम को 7:30 बजे। ऑलराइट, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे। आई विल सी यू टुमारो, या तो सुबह या फिर शाम को।